हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईएएस क्रिएचर। एंड अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पीटी 365 एनवायरनमेंट लेक्चर सीरीज का 4th पार्ट। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संधारणीय उपचार, कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का हम कैसे उपचार करेंगे, वेस्ट टू वेल्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, वेस्ट टू वेल्थ के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी इस क्रम में है वो है प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, एक रिएक्टर लेते हैं और इस रिएक्टर में हम जो वेस्ट है उसको 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और उसका प्लाज्मा आर्क बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वेस्ट को 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और उसका प्लाज्मा आर्क बना लेते हैं। और इस प्लाज्मा आर्क से क्या होता है, हमें एक उपोत्पाद के रूप में सिन गैस प्राप्त होती है। और सिन गैस किस किस का मिक्सचर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो मिक्सचर होती है उसे हम सिन गैस बोलते हैं। इसका फिर वेल्थ में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि राख को सीमेंट के साथ मिश्रित किया जा सकता है। सिन गैस का उपयोग गैस से चलने वाले इंजनों में किया जा सकता है। देन हमारे पास है बायोगैसिफिकेशन प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अपशिष्ट है उसका हम बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट लेते हैं और उसको अवायवीय स्थिति में, अवायवीय वातावरण में इसको हम विघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान हमें मिलती है बायोगैस, इसीलिए इसको बोला गया बायोगैसिफिकेशन प्रोसेस। बायोगैस का यूज़ हम खाना बनाने में कर सकते हैं, बायोगैस का यूज़ हम गैस से चलने वाले इंजनों में कर सकते हैं, और भी कई इसके यूजेस हो सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है बायोमास वेस्ट डिस्पोजल। बायोमास वेस्ट डिस्पोजल मतलब बायोमास जो वेस्ट है हमारे पास, सूखी पत्तियां हो गई, सूखी घास हो गई, इसको क्या करते हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों में बना लेते हैं और उसके बाद उसका निपटान किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, बायोगैस डाइजेस्टर की स्लरी में इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जो स्लरी होती है, गारा होता है, उसमें इसको मिश्रित कर दिया जाता है ब्रिकेट निर्माण के लिए। कच्चे माल के रूप में भी ये प्रयुक्त होता है। ये किस में यूज़ होता है, ब्रिकेट? ब्रिकेट खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ब्रिकेट्स का यूज़ सिनगैस के उत्पादन के लिए भी हो सकता है। और जो ब्रिकेट के दहन से उत्पन्न राख है उसको निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली जो ईंटें होती हैं उनके उत्पादन के लिए सीमेंट और जल के साथ भी मिश्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके काफ़ी यूजेस हैं। देन हमारे पास है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है, जो हमारे पास वेस्ट होता है, पॉलीमर वेस्ट होता है, उसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। और इसके बाद हमें क्या होता है, ये जो चीज़ हमें बाद में मिलती है उससे, उसका पायरोलिसिस तेल के उत्पादन में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है पायरोलिसिस और हमने जो ऊपर पढ़ा था प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इसलिए वेस्ट प्लाज्मा आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पायरोलिसिस में क्या होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो ये प्लाज्मा आर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि पायरोलिसिस में अवायवीय वातावरण होना चाहिए, ये इसकी प्री कंडीशन है। देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो है हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसमें ये किस चीज़ के लिए कन्वेंशन है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए एक कन्वेंशन है। और ये जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं। हमें इनके नाम वैसे तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि अब वो ऑप्शन में दे सकती है यूपीएससी हमें कि ये वाला जो है वो पीओपी में शामिल किया गया है, पीओपी के स्टॉकहोम कन्वेंशन में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। तो मैं एक बार नाम बोल देती हूँ इनके। क्लोडिकॉन, उसके बाद जो है वो मैं एक सीक्वेंस से इसको याद कर लेती हूँ कि एक तो हो गया क्लोडिकॉन, उसके बाद हमारे पास टेट्रा ब्रोमो डिफिनाइल ईथर, देन पेंटा ब्रोमो डिफिनाइल ईथर, पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो डिफिनाइल, हेक्साब्रोमोडिफिनाइल ईथर, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। क्या है, क्लोडिकोन, टेट्राब्रोमोडिफिनाइल ईथर, पेंटाब्रोमोडिफिनाइल ईथर, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोडिफिनाइल, हेक्साब्रोमोडिफिनाइल ईथर, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में अगर हम और देखें तो ये लीगली बाइंडिंग है, विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है।
भारत ने 2006 में इसको रेटिफाई किया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर पीओपीज जो हैं, दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, उनके विनियमन संबंधी नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। पीओपीज होते क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कन्वेंशन किया गया? क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक कंसर्न है, क्योंकि ये जो है वो पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और बायोअक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोअक्यूमुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो ये पीओपीज क्रिएट करते हैं और ये पर्यावरणीय रूप से अधिक दूरी तक गमन कर जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे पीओपी, एक जगह पे पीओपी है तो उससे काफ़ी दूर दूर तक पीओपी फैल जाता है, इसीलिए ये ग्लोबल कंसर्न क्रिएट करता है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चीज़ है वो है ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन के बारे में हमें जानना चाहिए। ये क्या है? एक रहस्यमय रोग के लिए, एक रहस्यमय रोग है उसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है, उत्तरदायी कारण है। क्या? ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन एक रहस्यमय रोग हेतु उत्तरदायी कारण लग रहा है कि शायद एक रहस्यमय रोग ऐसा होता है जिसके लिए ऑर्गेनोक्लोरीन एक कारण है। और इसमें क्या, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें ऐसा लगता है जैसे वॉमिट होगी, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है। ठीक है, तो ये इसके जो रहस्यमय रोग है इसके सिम्टम्स होते हैं, हमें पता नहीं लग पा रहा है ये किस तरीके का रोग है। ऑर्गेनोक्लोरीन के बारे में अगर हम आगे देखें तो ये क्लोरीन युक्त यौगिकों का एक समूह होता है। नाम से ही क्लियर है कि ऑर्गेनोक्लोरीन मीन्स क्लोरीन युक्त यौगिकों का एक समूह होता है। ये पीओपी के वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो ये पीओपीज के वर्ग से ही संबंधित है। भले ही स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसको ऐड नहीं किया गया, लेकिन ये पीओपीज से ही संबंधित है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और परिणाम स्वरूप एशिया में इनका बहुत ज़्यादा कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है। हाजिर है कि पीओपीज जो हैं वो हमारे केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र को भी काफ़ी हानि पहुंचाते हैं, इसलिए ये इनको हमें इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देन हम आते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरफ। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये येल यूनिवर्सिटी एंड WWF मिलकर के निकालते हैं और इसमें क्या है, ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं, संकेतक जो शामिल हैं वो है वायु की गुणवत्ता, स्वच्छता और पेयजल, भारी धातु और अपशिष्ट प्रबंधन। फिर इसमें ये चीज़ें ऐसी हैं हम रट नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें जब एग्ज़ाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कई जगह हमें अपना लॉजिकल गैसिंग, इंटेलिजेंट गैसिंग का यूज़ करके ही आंसर निकालना होता है। कुछ जैसे ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही। इंडिया की रैंकिंग 2018 में 177 थी और 2020 में 168 थी। कितने देशों में से? 180 देशों में से। ठीक है, तो हमारे लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है अभी के लिए। देन कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो सुपर ईयर क्या है बायोडाइवर्सिटी का? क्योंकि 2010 में ग्लोबल आईजी टारगेट्स रखे गए थे बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जो 2020 में ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी है 20 आईटी टारगेट्स के साथ, वो 2020 में ख़त्म हुए और इसीलिए 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो ये रणनीतिक योजना जो है 2011-12 की, ये हमारे मेंस में हम इसमें से कुछ पॉइंट सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो इसमें ये जो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। 1992 में जो कन्वेंशन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, उसमें हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, भारत पार्टी है, भारत इसमें एक पक्षकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत किस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का पक्षकार है या नहीं है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या? जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण करना। मतलब कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग
किया जाए और उसके लिए सभी लोगों तक उसका वितरण हो, सभी लोगों तक उचित पहुंच हो और उसका न्याय संगत वितरण हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने उसकी पायरेसी कर ली या क्या, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें कुछ इसके सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स भी हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला अग्रीमेंट है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसमें क्या है, इसमें जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जीवित संशोधित जीव, उनकी सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये वाला जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो किया गया है। किसके लिए किया गया है कार्टाजेना जैव प्रोटोकॉल? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य क्या है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये किस तरीके से हो? निष्पक्ष और न्याय संगत रीति से जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से होने वाले लाभ साझा किए जाएं। ठीक है, तो मतलब किसी तरह की कोई बेईमानी वगैरह नहीं होनी चाहिए जेनेटिक रिसोर्सेज जब वितरण किया जा रहा है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से संबंधित दायित्वों को ये तय करता है कि ये एक प्रकार की लाइबिलिटी देता है कि इस प्रकार का अगर कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है जो नुकसान पहुंचा रहा है किसी इकोसिस्टम को या किसी क्रॉप को, तो फिर उसे क्या किया जाएगा? उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस पर्टिकुलर जगह की उसमें लाइबिलिटी बनेगी। ये आज की टारगेट्स हैं, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है जो CBD ही निकालता है। ठीक है, UNCBD ही निकालता है इसमें, और इसमें जैव विविधता की स्थिति और प्रवृत्तियों के बारे में डेटा होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो थे उनमें किसी को भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं किया गया है। आंशिक रूप से केवल 6 ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त कर लिया गया है। हमें बस इतना ही जानना ज़रूरी है। उसके बाद है UN बायोडाइवर्सिटी समिट। तो ये CBD ये अभी हाल ही में आयोजित की गई और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैव विविधता पर आयोजित अपनी तरह का एक पहला आयोजन है और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के लक्ष्यों के तत्वाधान में किया गया था। ठीक है, तो जिसका उद्देश्य क्या है? अगले वर्ष जो चीन में सम्मेलन होने वाले हैं उनको समर्थन करना, उनके लिए समर्थन प्राप्त करना और जो उनकी आर्थिक प्रतिबद्धताएं हैं उनको मजबूत करना। ठीक है, तो जितने भी देश CBD के पक्षकार हैं वो सभी UN बायोडाइवर्सिटी समिट के भी पक्षकार हैं, है ना। इसमें UN बायोडाइवर्सिटी समिट में भी CBD के पक्षकारों ने भाग लिया था। इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत डेज होते हैं, हम सबको याद नहीं कर सकते। इसमें जो हमें देखने वाली बात है वो ये है कि MCOP जैव विविधता पर मानवता के फुटप्रिंट के प्रभाव और संरक्षण में युवा पीढ़ी को शामिल करने वाला WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसके बाद WWF जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहा है। ओके देन गाइज, सो दैट इज़ इट फॉर द डे एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।